नमस्कार, मैं हूं रमेश आंडा। आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी और समय हो चला है ट्राई सिटी अपडेट का। सबसे पहले ट्राई सिटी की कुछ खास खबरें। जीरकपुर के एक घर पर हथियारबंद युवकों का हमला, परिवार सुरक्षित निकला। पुरानी रंजिश के कारण पुलिस खामोश। हरियाणा में पंचायत और नगर परिषद चुनावों पर लगी रोक हाई कोर्ट ने हटाई। नगर निगम चुनावों को लेकर सरकार ने जवाब दाखिल करने को मांगा समय। और सारा दिन हुई बूंदाबांदी ने मौसम किया सुहाना। और अब खबरें विस्तार से। पंचकुला के शिवा एन्क्लेव के एक घर पर कुछ हथियारबंद युवकों ने हमला कर दिया। घर पर उस समय महिलाओं सहित एक 1.5 साल की बच्ची भी थी। पूरा परिवार सहमा हुआ था और पीछे के दरवाजे से परिवार सुरक्षित निकल गया। इन लोगों ने शीशे तक तोड़ डाले, दरवाजे तक तोड़ डाले और मुख्य गेट तक तोड़ डाला। 1 घंटे तक वहां यह लोग बार बार धमकियां देकर परिवार को बाहर बुलाते रहे। मामला पुलिस तक भी पहुंचा, लेकिन पुलिस ने अभी तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की थी। आपको बता दें कि इस परिवार की एक युवती पर एक युवक को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज हुआ है और युवती इस समय जेल में है। उसी के भाइयों ने बीती रात यहां हमला किया। पुरानी रंजिश को लेकर घर पर हथियारबंद युवकों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले में परिवार वाले बाल बाल बचे। मामला जीरकपुर के शिवा एन्क्लेव का है, जहां बीती रात करीब 12 बजे हथियारबंद लोगों ने एक घर पर हमला बोल दिया। हमले में घर के बाहर खड़ी कार को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त किया। वहीं घर के बाहर खड़ी स्कूटी को भी तोड़ दिया गया। परिवार वालों की माने तो युवक परिवार को गंदी गंदी गालियां देते रहे। वह बार बार घर से बाहर निकलने को बोलते रहे। हमलावरों ने घर के गेट को भी तोड़ने की कोशिश की ताकि वह घर के अंदर घुसकर परिवार पर हमला कर सके। गनीमत ये रही कि परिवार का कोई भी व्यक्ति हमलावरों के हाथ नहीं लगा। करीबन हमने 10 से 15 लोग देखा। अंधेरा था, हम लोग लाइट बंद कर जी। वो किसी के हाथ में इतने बड़े बड़े थे, पता नहीं क्या चीज़ था, रिवॉल्वर था कि क्या चीज़ था। किसी के हाथ में इतने बड़े बड़े तलवारें थे, ऐसे ऐसे करके। किसी के हाथ में इतने बड़े बड़े पत्थर थे। कोई महिला वगैरह भी थी कि सारे जेंट्स ही थे? जेंट्स सारे थे। एक उसकी महिला में उसकी माँ थी, उसके हाथ में भी इतना बड़ा छुरा था। बोल रहे थे वो लोग? हाँ, बोला था बाहर निकल, तेरे पेट में भोंक दूंगी मैं, मेरा बेटा मर गया। वो जनानी बोल रही थी, उसकी माँ बोल रही थी मेरे को बाहर निकल बाहर। हम लोग तो निकले नहीं जी बाहर। हमारा परिवार अंदर से ताला लगा करके है, बैठे रहे अंदर, रोते रहे, हमारे बच्चे चिल्लाते रहे। हमने किसी को बाहर नहीं निकलने दिया। निकलते तो हमको जान से मार देता वो लोग। पेट्रोल के बोतल हाथ में रखा था, हम लोग नहीं निकले तो हमारे घर में आग लगाने लग गया था। घर में कौन कौन थे उस टाइम? उस टाइम मैं, दोनों मियाँ बीवी थी, मेरा बेटा था, बहू था, छोटी सी 1.5 साल की मेरी बच्ची है, पोती है, वो थी। हम 5 परिवार थे हम उस घर में। बेटी तो मेरी जेल में है। हम जी 5 परिवार थे। हम लोग के बुरा हाल कर दिया है, मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। रात को जब ये हादसा हुआ तो पुलिस को आपने बताया? पुलिस आई जी, हमने 3-4 बार फ़ोन किया तो पुलिस आई है। 112 नंबर मैंने कॉल किया, तनेजा को फ़ोन करती रही। तनेजा साहब ने हमारा फ़ोन नहीं उठाया एक बार भी। और है 112 नंबर पर हमने फ़ोन किया तो उन्होंने काफ़ी देर के बाद आई है। सब मामला ख़त्म होने के बाद पुलिस आई है मेरे घर पर। तब तक वो लोग भाग गया वहाँ से। और है उसके बाद है 2 बजे रात के पुलिस माने हमारे को घर से निकाला। उसने बड़ी मुश्किल से, जब आप लोग अपना सुरक्षित जान को बचाइए, फिर हम कल 8-9 बजे हम केस को देखते हैं। आप फिर हम लोग वहाँ से भाग के दूसरे के घर में रहे हैं। अभी हमने अपने दुकान पर अभी आए हैं। मामला यह है सर, 4 तारीख को मैं रात में 11 बजे जीरकपुर पहुंचा अपने घर पे। घर पर गया मैं, जैसे ही घर पे बैठा खाना खाने लगा, फिर रात में उन्होंने हमारे पड़ोसी हैं वो गाली उली बकने लग गए। उसका नाम विकास है। क्यों दिया उन्होंने गाली आपको? गाली क्यों दे रहा है तो मेरे को मालूम नहीं, लेकिन 1-1.5 महीने पहले कोई हमारी उसका घर में उसका भाई ने सुसाइड कर लिया था। अच्छा, पुरानी रंजिश थी? पुरानी रंजिश थी। मामला तो सर वो कोर्ट में है। ठीक है जी। तो फिर हम लोग कोर्ट के आशा कर रखे हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं उनके क्या दिल में आया। हमने दरवाज़ा बंद कर रखा था, खाना खा रहे थे, 10-15 लड़के
आए, बोले बाहर निकल, गंदी गंदी गालियाँ निकाल रहे थे। कौन थे 10-15 लड़के? उसमें से सर मैं 3-4 आदमी को जानता हूँ। कौन कौन थे? एक विकास सहनी था, एक उसका छोटा भाई है, एक बिरमान सहनी था, एक सोनू नाम का बंदा है, सोनू जसवाल है, और एक उसकी माँ थी। अच्छा, क्या करते हैं? बस गालियाँ पड़ रहे थे जी, इतने बड़े बड़े पत्थर ले रखे थे, सब हमारी गाड़ी पर फेंक रहे थे। हमने तो दरवाज़ा बंद कर रखा, दरवाज़ा खोलो, निकलो निकलो, मैं तुझे ख़त्म कर देता हूँ अभी। अच्छा, कोई हथियारबंद भी था कुछ? हथियार भी था जी उनके हाथ में, अच्छा, चाकू वगैरह था, तलवारें वगैरह था। और क्या कह रहे थे बार-बार वो? बार बार बहुत गालियाँ निकाल रहे थे जी, पत्थर मार रहे थे, दरवाज़ा को धक्का दिया, दरवाज़ा भी टूट गया, हमारा शीशा कंच सब तोड़ दिया, गाड़ी उड़ी ऐसी तैसी सारा को नुकसान किया उन्होंने। पुलिस को इन्फॉर्म किया था? हमने पुलिस को 3-4 बार फ़ोन किया, तो एक बार 2 पुलिस आई, वो कुछ नहीं किया उन्होंने। फिर जा कर के फिर जी दोबारा फिर फ़ोन किए, फिर दोबारा पुलिस आई, फिर उन्होंने मेरे को घर से निकाला, जाओ आप डरो मत, आप बाहर निकलो, पूछा उछा। फिर उन्होंने मेरे को जी और भी पुलिस आई, फिर निकाला, फिर बोला आप कहीं सुरक्षित जगह पे चले जाओ। गौरतलब है कि पुरानी रंजिश के मामले को देख पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। ऐसे में देखना ये होगा कि पुलिस कब तक आरोपियों को पकड़ पाती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में नगर पंचायत और नगर परिषद चुनावों पर लगी रोक हटा ली है। पिछले साल यानी कि वर्ष 2021 में फरवरी में पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो गया था, लेकिन उसके बाद से ही हाई कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पंचायत चुनावों पर रोक लगा दी थी। हालांकि हरियाणा सरकार बार बार हाई कोर्ट से मांग करती रही है कि उन्हें पंचायती चुनाव कराने की अनुमति दी जाए। सरकार ने इस संबंध में विधानसभा में एक बिल भी पारित किया था, जिसके बाद उसे हाई कोर्ट में पेश किया गया और हाई कोर्ट ने उस बिल को संशोधन मानते हुए पंचायती चुनावों को और नगर परिषद चुनावों को अनुमति दे दी है। अब हरियाणा सरकार और चुनाव कमीशन ये निर्णय लेगा कि पंचायती चुनाव और नगर परिषद चुनाव किस तरह कराने हैं। वहीं नगर निगम चुनावों को लेकर दाखिल याचिकाओं पर भी सुनवाई हुई, जिस पर सरकार ने अपना जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। हाईकोर्ट ने उन्हें 1 सप्ताह का समय दिया है। इस मामले में भी अब सुनवाई अगले मंगलवार को सुनिश्चित कर दी गई है। हरियाणा पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट को लेके जो जितनी भी रिट पिटीशंस हाईकोर्ट में फाइल हुई थी, उसमें कोविड की सिचुएशन के मद्देनज़र हमने जुलाई 21 में एक स्टेटमेंट दिया था कि अभी कोविड की सिचुएशन की वजह से हम इलेक्शंस नहीं करा रहे। उसके बाद सितंबर 21 में जैसे सिचुएशन इंप्रूव हुई, हरियाणा सरकार की तरफ से अर्जी लगाई गई थी कि क्योंकि हालांकि कोर्ट की तरफ से कोई स्टे नहीं था, लेकिन क्योंकि स्टेटमेंट थी तो इसलिए हमने परमिशन लेने के लिए अर्जी लगाई थी। उसके ऊपर सुनवाई चल रही थी, जिसमें याचिकाकर्ता की तरफ से रिप्लाई भी फाइल हुआ। उस पर लास्ट वीक आर्ग्यूमेंट हुआ था। कोर्ट की कुछ क्वेरीज थी, उन क्वेरीज को हमने आज कोर्ट को आंसर किया। कोर्ट ने प्राइमा फसी उन हमारी जो कोर्ट की क्वेरीज थी उनसे सेटिस्फाई होते हुए और ये ऑब्जर्व करते हुए कि उन्होंने किसी भी तरह से अभी मेरिट्स को टेस्ट नहीं किया, लेकिन क्योंकि नया एक्ट है, अमेंडमेंट हुई है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने किया है, सो इट इज़ हैविंग द प्रिजम्पशन ऑफ इट बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल, तो उन्होंने हरियाणा सरकार को परमिट किया है कि आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो ग्राम पंचायत हैं, पंचायत समिति और जिला परिषद हैं, उनके इलेक्शन को गो हेड कर सकते हैं। हालांकि जो भी एक्शन सरकार या स्टेट इलेक्शन कमीशन की तरफ से लिया जाएगा वो कोर्ट ने क्लियर किया है कि दैट विल बी सब्जेक्ट टू द आउटकम। सर, कितनी टोटल पिटिशंस थी और क्या वो डिस्पोज ऑफ की गई हैं? टोटल पिटिशंस 14 हैं, उसमें 13 पिटिशंस में हमारी अमेंडमेंट चैलेंज है। जो एक पिटीशन है उसमें याचिकाकर्ता की तरफ से कोर्ट को रिक्वेस्ट की गई है कि हरियाणा सरकार को डायरेक्शन दी जाए कि वो इलेक्शन कराएंगे। कोई भी पिटीशन को अभी डिस्पोज ऑफ नहीं किया गया। सभी पिटीशंस की जो मेन तारीख वो 29 जुलाई के लिए रखा है। पार्टीज़ को कहा है कि अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट कराएं। सिर्फ जो डिस्पोज ऑफ एंड अलाउ किया गया है वो स्टेट की जो एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने कोर्ट से परमिशन के लिए रिक्वेस्ट किया था कि हमें इलेक्शन कराने की परमिशन दी जाए, उसको कोर्ट ने अलाउ किया। सर, अगली सुनवाई कब है और उस वक्त क्या होना है अब इसमें? जो हमने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की तरफ से अमेंडमेंट की गई है उसमें हालांकि हमने कुछ पिटीशन में अपने जवाब दावे फाइल कर दिए, तो कोर्ट ने कहा है कि दोनों पार्टीज अपनी प्लीडिंग्स कंप्लीट करें। जैसे कि जिसमें हमने जवाब दावा फाइल कर दिया, अगर याचिकाकर्ता चाहता है तो वो उसका रिजोइंडर फाइल कर सकता है, सो दैट कि इस मामले की जो अमेंडमेंट है उसके ऊपर सुनवाई की जा सके। सर, अगले जो नगर निगम चुनाव आने वाले हैं उसको लेकर भी सर जो पिटीशन फाइल की गई थी उसमें कोर्ट ने क्या कहा है?
जो नगर निगम चुनाव के संबंध में जो रिट पिटीशन थी, उसमें हालांकि रिट पिटीशन वो जुलाई में लगी है, लेकिन क्योंकि याचिकाकर्ता की तरफ से एप्लीकेशन लगाई गई थी स्टे की, उसके ऊपर आज सुनवाई हुई है। उसमें कोर्ट ने 1-2 क्वेरीज पुट करी हैं और उन क्वेरीज को आंसर देने के लिए हमने कोर्ट से हफ्ते की रिक्वेस्ट की थी और कोर्ट ने उसको एग्री करते हुए वो एप्लीकेशन मंगलवार के लिए रखी है और हम उम्मीद करते हैं कि हम कोर्ट को मंगलवार को सेटिस्फाई कर पाएंगे। चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर 36 थाना की टीम को एक बड़ी कामयाबी उस समय हासिल हुई जब सेक्टर 42 और 43 में एक स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देकर फरार हुए 2 आरोपियों को पुलिस ने काबू कर लिया, जिनकी पहचान उत्तराखंड के राहुल और नवनीत के रूप में हुई है। हालांकि राहुल को पुलिस ने रिमांड पर भेज दिया है और नवनीत को कल कोर्ट में पेश किया जाएगा। चंडीगढ़ सेक्टर 36 थाना पुलिस को उस समय बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब शिकायतकर्ता का मोबाइल छीनकर फरार हुए आरोपियों को पुलिस ने कुछ ही घंटों में धर दबोचा। पकड़े गए आरोपियों की पहचान उत्तराखंड के राहुल और सेक्टर 52 के नवनीत के रूप में हुई है। राहुल को 2 दिन के पुलिस रिमांड पर कोर्ट ने भेजा है, तो वहीं नवनीत को वीरवार को जिला अदालत में पेश किया जाएगा। सेक्टर 36 थाना प्रभारी जसपाल सिंह ने बताया कि सेक्टर 42-43 के पास आरोपी शिकायतकर्ता का मोबाइल छीनकर फरार हो गए थे, जिसके बाद पुलिस ने मामले को समझते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया, जिसकी पहचान उत्तराखंड के राहुल के रूप में हुई और उसके दूसरे साथी नवनीत को बुधवार को गिरफ्तार किया गया। पकड़े गए आरोपियों पर पहले भी चोरी और डकैती के कई मामले दर्ज हैं। कल एक वारदात हुई थी, इसकी इंफॉर्मेशन पुलिस कंट्रोल रूम से आई हमारे पास। सेक्टर 42-43 समाल चौक के पास से एक लड़का मोबाइल स्नैच करके भागा कंप्लेनेंट का, और उसके बाद कंप्लेनेंट ने और उसके चाचा ने, जो दोनों इकट्ठे खड़े वहाँ पर चौक के पास बातचीत कर रहे थे आपस में, उसका पीछा किया। वो जुडिशल एकेडमी के साथ जो ट्रैफिक सिग्नल्स है वहाँ तक वो भागा और एकदम उसके पीछे से एक ऑटो रिक्शा वाला उसकी हेल्प के लिए आया और वो उसको बैठाने लगा। उसने आवाज़ लगाई कि उसका नाम लेकर, राहुल जल्दी से आ जा, बैठ गाड़ी ऑटो में। तो इन्होंने उसको दबोच लिया और वो जो ऑटो रिक्शा वाला था वो भाग गया वहाँ से मौका से। तो ऑटो रिक्शा का नंबर नोट कर लिया था। इसमें जो ऑटो रिक्शा जिसको कि उसने भागते हुए को बोला था नन्हे भाग जा, वो नवनीत एलियस नन्हा, उसको भी आज हमने गिरफ्तार कर लिया, उसका ऑटो भी बरामद कर लिया। तो जो पकड़े गए आरोपी, इनकी पहचान किस रूप में हुई और कहाँ के रहने वाले हैं? पकड़ा गया आरोपी है जो उसको हमने मौका पर ही उसको गिरफ्तार कर लिया था और वो टीरी गढ़वाल का रहने वाला है, उत्तराखंड का। और दूसरा जो इसका साथी है वो उसको सेक्टर 52 से हमने ऑटो रिक्शा चालक को हमने गिरफ्तार किया है। तो इन दोनों की जो ये इन पे पहले भी कोई मुकदमे दर्ज हैं या फिर कुछ ऐसा? हाँ, ये जो राहुल है इसके खिलाफ पहले ये प्रीवियस कन्विक्टेड है और इसके खिलाफ सेक्टर 17 में मुकदमा दर्ज हुआ था, इसमें ये सजा काट गया है। और जो दूसरा आरोपी गिरफ्तार हुआ है? दूसरा आरोपी है जो ऑटो रिक्शा चालक नवनीत एलियस नन्हा, ये इसके खिलाफ टोटल पहले से 19 केस दर्ज है और बर्गलरी और मोटर व्हीकल थेफ्ट के, और ये पुलिस स्टेशन 36 का BCB है, बेड कलेक्टर। बहरहाल पकड़े गए आरोपियों से थाना पुलिस पूछताछ कर रही है। पुलिसिया पूछताछ के दौरान और भी कई खुलासे होना बाकी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। पंचकुला में जननायक पार्टी की सदस्यता अभियान को लेकर सभी जिला प्रभारियों और अन्य बड़े नेताओं की एक विशाल बैठक यहां हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह चौटाला द्वारा की गई। इस बैठक में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और जननायक पार्टी के महासचिव दिग्विजय चौटाला और प्रदेश अध्यक्ष निशांत सिंह भी शामिल थे। पंचकुला के अंदर जो है जननायक जनता पार्टी की राज्य इकाई की प्रमुख पदाधिकारियों की मीटिंग संपन्न हुई। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के नेतृत्व में जो पिछले 1-1.5 महीने का काम दिया गया था उस सारे को रिव्यू किया गया। हमें इस बात को बताते हुए ना केवल खुशी है बल्कि इस बात को कहते हुए गर्व है, 5 लाख नए सदस्य जोड़ने का जो अभियान जननायक जनता पार्टी ने जो बीड़ा लिया था और उसको एक्सटेंड किया गया, क्योंकि बहुत अच्छा रिस्पॉन्स इसमें हमें मिला।
आज मुझे कहते हुए खुशी है कि लगभग 6.5 और 7 लाख के बीच में सदस्यों को हमने जोड़ने का काम पूरा कर लिया है। मेंबरशिप कॉपीज सबमिट कर दी गई हैं। बहुत उत्साह हमारी पार्टी के लिए और विशेष तौर पर हमारे नेता हरियाणा के ओजस्वी उप मुख्यमंत्री भाई दुष्यंत सिंह चौटाला जी के लिए हरियाणा की जनता में देखने को मिल रहा है। इसके साथ साथ लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स को जोड़ने का आज टारगेट दिया है, क्योंकि स्टूडेंट कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से जोड़े जाते हैं। पीछे एग्जामिनेशन का समय था, अब इनसो एक नई ड्राइव चला करके कैंप्स लगा करके हर कॉलेज, यूनिवर्सिटी, पॉलिटेक्निक जो भी संस्थाएं हैं उन तक जा करके 1 लाख नए लोगों को आज से जोड़ने का काम प्रारंभ करेगी। इसके साथ साथ पीछे फसल का सीजन था, जिसके कारण हमारी विधानसभाओं की जो रैलियां थी उसको स्थगित कर दिया गया था। अब सीजन पूरा हो जाने के पश्चात खरखोदा की 15 तारीख को, नारनौंद हलके की 17 तारीख को, ऐसे ही बरवाड़ा, टोहाना, सोहना और उचाना मई के महीने में डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत सिंह चौटाला जी इन सभी विधानसभा क्षेत्र में जाकर बड़ी रैलियां, विशाल जनसभाएं इनके नेतृत्व में आयोजित होंगी। जननायक जनता पार्टी के सभी सीनियर नेता 48 के 48 इन सभी स्थान जहां पर चुनाव हो रहे हैं उनका दौरा करेंगे और उसके साथ साथ बड़ी बड़ी मीटिंग्स इन सभी क्षेत्र में भी आयोजित की जाएंगी, जिससे चुनावी बिगुल भी बजाया जा सके। हमें उम्मीद है जैसे पंचायत चुनाव की उत्सुकता है, वैसे ही यूएलबी चुनावों की भी बहुत उत्सुकता लोगों में है। जल्द चुनाव हों, जल्द कमेटियां गठित हों, जल्द विकास के कार्य बहाल हों, ये हरियाणा की जनता की आस है। और मैं ये उम्मीद करता हूं जननायक जनता पार्टी इन सभी चुनावों में अपना डंका गठबंधन के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के बहुत मजबूती से बजाने जा रही है। यही कुछ विषय थे जिनको लेकर के आज की मीटिंग थी। हमने पिछले सभी चुनाव गठबंधन में लड़े हैं और मुझे ये उम्मीद है कि ये चुनाव भी हम गठबंधन में बड़ी मजबूती से, गठबंधन से बड़ी मजबूती से हम ये चुनाव लड़ेंगे। ये चुनाव सिंबल पर, क्या मेंबर्स का चुनाव हम सिंबल पर लड़ेंगे या नहीं, ये भी गठबंधन की मीटिंग्स में फर्दर तय होगा। अभी इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है, अभी सिर्फ तैयारियां और पार्टी के कार्यक्रम अनाउंस हुए। जब कोई आम आदमी नियम तोड़ता है तो पुलिस उसे तुरंत सलाखों के पीछे पहुंचा देती है, लेकिन पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं होती, जिसका जीता जाता सबूत देखने को मिला जीरकपुर में, जहां शराब के नशे में धुत एक पंजाब पुलिस के अधिकारी ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी। गाड़ी को टक्कर मारने के बाद जब वह भागने लगा तो लोगों ने उसे काबू कर लिया। मौके पर पुलिस भी पहुंची और पुलिस उस पुलिस वाले को यह कहकर अपने साथ ले गई कि थाने जाकर कार्रवाई होगी। जिन लोगों की गाड़ी को टक्कर मारी थी उन्हें भी थाने बुलाया गया, जो कि वह 2 घंटे तक बैठे रहे, लेकिन ना तो वहां वह पुलिस वाला पहुंचा और ना ही उस पुलिस वाले को थाने लेकर जाने की बात कहने वाले ड्यूटी अफसर ही वहां पहुंचे। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जब कोई आम आदमी ट्रैफिक नियम तोड़े तो ट्रैफिक पुलिस तुरंत ही कार्रवाई करती है, लेकिन जब कोई ट्रैफिक मुलाजिम ही ट्रैफिक नियम तोड़े तो क्या कहें। कुछ ऐसा ही मामला पंजाब के डेराबस्सी से सामने आया है, जहां एक ट्रैफिक इंचार्ज ने शराब के नशे में धुत होकर सड़क किनारे खड़ी एक कार को जोरदार टक्कर मारी और टक्कर मारने के बाद भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने ट्रैफिक इंचार्ज शोभा सिंह को घेर लिया। शोभा सिंह ट्रैफिक इंचार्ज ने तुरंत ही अपने मुलाजिमों को फोन कर बुला लिया। मुलाजिमों के पहुंचने के बाद मामले में आगामी कार्रवाई के लिए गाड़ी को थाने ले गए, लेकिन डेराबस्सी थाने में घंटों इंतजार करने के बाद भी ना तो ट्रैफिक इंचार्ज पहुंचे और ना ही ट्रैफिक का कोई मुलाजिम। आपको बता दें कि ये पंजाब का वही डेराबस्सी है जहां के मौजूदा एमएलए कुलजीत सिंह रंधावा पुलिस चौकी में जाकर रेड करते हैं और शराब के नशे में धुत चौकी इंचार्ज को पकड़ते हैं। ये वही डेराबस्सी है जहां बिजली विभाग की जेई को शराब के नशे में पाए जाने पर सस्पेंड कर दिया जाता है। ये वही डेराबस्सी है जहां ट्रैफिक इंचार्ज खुद नशे में धुत होकर कार चलाते हैं, सड़क किनारे खड़ी गाड़ी को जोरदार टक्कर मारते हैं, लेकिन पुलिस कार्रवाई दूर दूर तक नजर नहीं आती है। इसमें पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगते हैं।
पंजाब केसरी टीवी के लिए कुलदीप कुमार की रिपोर्ट। चंडीगढ़ को स्लम फ्री बनाने की कार्रवाई को लेकर प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी में 4 नंबर कॉलोनी को हटाया गया था, जिसके बाद अब संजय कॉलोनी और सेक्टर 25 की कॉलोनी में भी नोटिस चस्पा कर दिए गए हैं। हालांकि संजय कॉलोनी वासियों को 21 दिन का समय दिया गया है, लेकिन सेक्टर 25 में बनी अवैध कॉलोनी को 1 सप्ताह में हटाने का निर्देश दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वे जल्द से जल्द अपना सामान उठा लें, वरना सामान सहित कॉलोनी को ध्वस्त कर दिया जाएगा। आइए देखते हैं रिपोर्ट। आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? 8-8 हज़ार रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे? किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान, हम कहाँ जाएंगे जनता? 1 हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, 1 हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता है, उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का। बताओ कहाँ जाएंगे हम? अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएंगे। हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं खत्म हो गया। जवान आए थे, बुढ़े हो गए, यहाँ पे रहते रहते ना काम है ना मकान है ना कुछ रहने के लिए घर है, और नोटिस लगा दिया। ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया। ये क्या बात हुई? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है। मकान मांगने की उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खेर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, कहाँ नहीं। और हम कहाँ जाएंगे? बेघर कर देंगे, हम तो रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें तो घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ गए? फार्म भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह लोग के धक्का खाते फिर हैं। चंडीगढ़ को वास्तव में सिटी ब्यूटीफुल बनाने, स्लम फ्री बनाने और सरकारी जमीन से कब्जा छुड़ाने की दिशा में चंडीगढ़ प्रशासन अब जल्द ही 2 और कॉलोनियों को गिरा देगा। इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 की संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी सेक्टर 25 को गिराने की चेतावनी वाला बोर्ड लगा दिया गया है। कभी भी प्रशासन इन दोनों अवैध कॉलोनियों में बुलडोजर चला सकता है। स्टेट ऑफिस ने इन दोनों कॉलोनी वासियों को जल्द जगह खाली करने को कहा है। नोटिस के जरिए संजय कॉलोनी के लोगों को कहा गया है कि ये जमीन सरकारी है और इस पर गैर कानूनी रूप से झुग्गियां और कच्चे मकान बने हुए हैं। 21 दिनों के भीतर इस कॉलोनी को ढाने की चेतावनी दी गई है। इसी प्रकार जनता कॉलोनी में अवैध ढांचों को 7 दिनों में ढाने की चेतावनी दी गई है। इन दोनों कॉलोनियों में लोगों को जल्द मकान खाली करने को कहा गया है। बता दें कि प्रशासन को बीते रविवार कॉलोनी नंबर 4 में अवैध कच्चे मकान ढाते समय किसी खास विरोध का सामना नहीं करना पड़ा था। पुलिस, पैरामिलिट्री समेत सिविल डिफेंस के जवानों के बीच कॉलोनी वासी विरोध नहीं कर पाए थे। अब इसी प्रकार की रणनीति के साथ स्टेट ऑफिस संजय कॉलोनी और जनता कॉलोनी में भी ड्राइव चलाने जा रहा है। हमारे बच्चे आदमी हमारे यहीं मर गए हैं, बताओ हम कहाँ लेके जाएंगे बच्चों को? कब से रह रहे हैं? हमारे को तो 40 साल हो गए यहीं पर, हमारे घर वाले भी यहीं मर गए, हमारे सास ससुर भी यहीं मर गए हैं। 8-8 हज़ार रुपए हमें नौकरी के दे रहे हैं, हम खाएंगे या बच्चों की पढ़ाई करेंगे कि उनकी जिंदगी में किराया देंगे? झुग्गी इतनी साल है, जिनके नहीं प्रूफ है उनको तो दे दिए हैं पहले, और जिनके प्रूफ है उनको ऐसे ही बैठे हुए ऐसे ही बुलडोजर घुमाएंगे। बताओ कहाँ जाएंगे हम? 1 हफ्ते का समय बहुत नहीं कम है, 1 हफ्ते का समय तो कुछ भी नहीं होता, 1 हफ्ता तो डिलीवरी केस हो जाता है, उसको भी नहीं देते हैं, उसको भी 6 महीने का टाइम देते हैं, साल 6 महीने का। बताओ कहाँ जाएंगे हम? यहाँ 7 साल हो गए मैं ये शौचालय बना रखा मोदी ने, बताओ हमारे लिए उनका मोदी ये कर रहा है वो कर रहा है। गाँवों में हरियाणा में इतना करा, हमारी अभी पेंशन मिल रही है, विधवा पेंशन वो भी नहीं आई है हमारी। बताओ क्या खाएंगे? हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे हैं टाइम पे। ऊपर से मैं यहाँ पे 20 साल हो गया, हमारे बच्चे अभी 3 साल से घर में बैठे थे, पढ़ाई लिखाई सब खराब हो रही थी। अब अपने बच्चों को एडमिशन कराए हैं, अभी बच्चे हमारे स्कूल में जाने शुरू हुए हैं, ऑटो लगा रखे हैं।
सारे हम दिहाड़ी मजदूरी करने वाले हैं, किसी का हमारा कुड़िया काम है, कोई प्राइवेट काम करता है, हम कहाँ जाएंगे? हमें बहुत कम समय दिया, हमें 7 दिन का, कम से कम महीने 2 महीने का समय तो देना था हमें भी। जैसे 4 नंबर कॉलोनी में 2 महीने का टाइम दिया था, फरवरी में नोटिस लगाया था वहाँ पे, अप्रैल में जुग्गी तोड़ी 30 अप्रैल को लास्ट में। हमें कोई हफ्ते का टाइम देगा, हफ्ते में हम कहाँ जाएंगे? एक हफ्ते में हमें कहीं किराए पे भी रूम नहीं मिलेगा। किरण खेर आई थी यहाँ पर, वादा करके गई थी, ना तो घर है ना मकान है, हम कहाँ जाएंगे जनता? वो हमारे से वादा करके गई थी, अब हमारा कुछ तो करो। है नहीं, हम कहाँ जाएंगे अपने छोटे छोटे बच्चों को लेके? हमें तो ये 17-18 साल हो गए रखते। तो यहाँ तो नोटिस लग गया, अब कहाँ बनाएंगे अशियाना? आप घर कहाँ बनाएंगे? बच्चे अब तक तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ बनाएंगे। हमारे पास तो कोई ऐसा काम भी नहीं है, आदमी भी नहीं है, सिर्फ आदमी भी यहीं ख़त्म हो गया। जवान आए थे, बुढ़े हो गए, यहाँ पे रहते ना काम है ना मकान है ना कुछ रहने के लिए घर है, और नोटिस लगा दिया। अब सोच रही बच्चों को लेके मैं कहाँ जाऊँगी, मेरे पास किराए के लिए पैसे भी नहीं है। ये गलत है, इस तरह लगाना तो ठीक नहीं है ना। पहले कार्रवाई करनी चाहिए, सर्वे करनी चाहिए, ना सर्वे करे ना कुछ करा, एकदम नोटिस लगा दिया। ये क्या बात हुई? ये कहाँ जाएंगे? ऊपर से बरसात हो रही है, कहाँ जाएंगे बंदे एकदम से? 5-5 हज़ार रुपये किराया है, क्या तो ज़मीन तो या फ्लोर तो कुछ तो दो ना। जिनको मिल गया, जिन्हें मिल गया मकान वाले, वो फिर भी झुग्गी में पड़े हैं, उनके करके तो सारा पंगा ही पड़ रहा है। समय भी बहुत कम दिया, एक हफ्ते समय कहाँ दिया? समय भी बहुत कम है, 7 दिन में क्या कर रहा है बंदा? नौकरी करने वाला एकदम से नौकरी छोड़ देगा या मकान ढूंढेगा? मकान मांगने की उनको बोल के गए थे, वादा करके गए थे, वोट ली थी हमसे कि मैं तो तुम्हें सबको मकान दूंगी, तुम्हारी परवरिश करूंगी। आज किरण खेर हमारी कोई परवरिश नहीं कर रही, ना हमें देख रही कि कहाँ जाएंगे गरीब आदमी, कहाँ नहीं। हमारी कोई सहायता नहीं हो रही, ना हमारे नौकरी है ना हमारे घर है, तो हम कहाँ जाएंगे? और हम कहाँ जाएंगे? बेघर कर देंगे हम तो, रह गए ऐसे ही। हमें तो घर चाहिए, हमें घर चाहिए। कई लोग तो ऐसे जो 97 से पड़े हुए हैं और जो 2002 से पड़े हुए हैं, पीछे कॉलोनी टूटी वहाँ से यहाँ आके पड़े हुए हैं, तो वो लोग अब एकदम से 7 दिन का टाइम दे दिया सर, तो कहाँ एडजस्ट करेंगे? कोई इतनी जल्दी कोई मकान भी नहीं देता। बच्चे कहाँ लगे? बच्चों को कहाँ लेके जाए? बच्चों का स्कूल का सब कुछ ठीक है सर, लेकिन हम लोग काम धंधा कहाँ करेंगे? जो कोठियों में काम करते हैं, इतनी दूर किराए पे मकान नहीं मिल रहे हैं, जहाँ भी मिलेंगे कैसे कामों पे आएंगे? अपने फार्म भर कर दे दिए, इतना कुछ दे रहे, 25 तरह लोग के धक्के खाते फिर हैं। आज तक वो के नाम जो हमें वो नहीं दे, जो मैं अंदर तब अंदर बैठा हूँ, ना मकान नहीं मिले, जो कल का है तो ना मकान मिले। कहाँ है ये कानून? गौरतलब है कि चंडीगढ़ स्टेट ऑफिस ने कॉलोनी नंबर 4 से 2500 गैर कानूनी ढांचे गिराए थे। इस दौरान लगभग 2000 पुलिस जवान तैनात थे। 10 एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट ही देखरेख में ये ड्राइव चलाई गई थी। कॉलोनी और इसके 500 मीटर के दायरे में धारा 144 भी लगाई गई थी। इसमें 5 और इससे ज्यादा लोगों के जुटने पर पाबंदी लगाई गई थी। इस दौरान 65 एकड़ जमीन खाली करवाई गई थी। इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ बताई गई थी। जरूरत है कि प्रशासन इस तरह की अतिक्रमण हटाओ अभियान के साथ साथ उस वक्त के प्रशासनिक अधिकारियों पर भी कार्रवाई करे जिनके कार्यकाल के दौरान ये अवैध अतिक्रमण हुए थे, क्योंकि कहीं पर अगर अवैध अतिक्रमण होता है तो प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही या फिर मिली भगत से ही होता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए चंडीगढ़ से भगवत सिंह की रिपोर्ट। चंडीगढ़ में बुधवार सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही, जिसने मौसम सुहावना बना दिया है। लोगों ने भीषण गर्मी से राहत ली है। तापमान 44 और 42 डिग्री को भी पार कर गया था, जो कि अब गिरकर 32 डिग्री तक पहुंच गया है। लोग आज सारा दिन मौसम का आनंद लेते दिखाई दिए। न्यूनतम तापमान भी लुढ़क कर अब कम होने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हालांकि बीती रात जो न्यूनतम तापमान था वह 30 के आसपास था, लेकिन अब कहा जा रहा है कि न्यूनतम तापमान रात का 22 से 23 डिग्री तक पहुंचेगा। आने वाले 24 घंटों में भी अनुमान है कि कुछ एक इलाकों में तेज हवाएं चलेंगी और रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जिससे तापमान में कुछ और गिरावट आना लाजमी है। हाँ, अभी अगर देखें तो जो इस बार टेम्परेचर है वो ज़्यादा रहे, खास करके जो मार्च का महीना, अप्रैल का महीना वो काफ़ी गर्म रहा। नॉर्मल से टेम्परेचर जो वो ज़्यादा ही चलते रहे और कुछ एक जगह पे टेम्परेचर के रिकॉर्ड भी ब्रेक हुए, खास दोनों महीनों में, मार्च में भी और जो अप्रैल के महीने थे। जब अप्रैल के महीने में कुछ एक स्टेशनों के जो टेम्परेचर हैं वो एवर हाईएस्ट गए। इससे पहले अगर देखें पुराने रिकॉर्ड तो 2004 में, 2010 में भी इसी तरीके से जो टेम्परेचर ज़्यादा थे। जो
2010 था एक पूरे कंट्री में ही जो एवर हाईएस्ट वार्मर्स जो ईयर रहा था, जिसमें टेम्परेचर जो है वो हर एक महीने में ज़्यादा चले गए थे। तो इस बार भी जो टेम्परेचर ज़्यादा रहने का मेन कारण था कि इस बार मार्च के ऑनवर्ड जो बारिश नहीं हुई थी। फरवरी में बारिश हुई थी, उसके बाद लगातार जैसे ही समर सीजन स्टार्ट हुआ तो बारिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो हवा में नमी की मात्रा कम हो गई, सॉइल मॉइस्चर कम हो गया, और जो स्काई क्लियर हो तो जो सनलाइट डायरेक्ट आती रही, जिससे तापमान जो बढ़े, और जो हवाओं का रुख होता है वो भी थोड़ा इस बार जल्दी साउथ वेस्टर्ली जो विंड सेटअप हो गई, तो जिसकी वजह से तापमान जो बढ़े। अभी जो पिछले दिन से जैसे ही मार्च का महीना जैसे ही जब मई का महीना शुरू हुआ तो तापमान में थोड़ी कमी देखने को मिली। इसका मेन कारण था एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आने से ही जो थोड़ा विंड पैटर्न चेंज हुआ। जो विंड है वो कुछ एक जगह पे ईस्टर्ली चली, जैसे खास करके नॉर्दर्न पार्ट्स में, नॉर्थ पंजाब में, और जो हरियाणा के भी इलाके थे वहाँ पे भी वेस्टर्ली विंड चली, जिससे जो तापमान में कमी रही। जो वेस्टर्ली विंड या ईस्टर्ली विंड जनरली जो है वो सदर्ली विंड से कंपैरेटिवली लेस वार्म रहती है। और दूसरा जो कारण रहा कि WD का जो फैक्टर ऊपर रहा ज़्यादातर, तो पहाड़ों में ही जो जम्मू कश्मीर का इलाका, हिमाचल का इलाका है, तो और साथ में जो पंजाब और जो हरियाणा के इलाके साथ लगते थे, पहाड़ों के साथ जो इलाके लगते थे, वहाँ पे बारिश भी हुई। आज मॉर्निंग में भी बारिश हुई, कल भी 1-2 जगह पे बारिश जो है वो हरियाणा में और पंजाब में रिकॉर्ड की गई थी, तो जिससे तापमान में कमी रही। अभी आने वाले दिनों में जो है दोबारा से तापमान बढ़ेंगे। अगर अभी जैसे देखें तो जो तापमान है जो 4 से 6 डिग्री तक जो है वो इसमें ड्रॉप हुए हैं। अभी नॉर्थ वेस्ट इंडिया में कहीं भी जो हीट वेव नहीं चल रही है, पंजाब और हरियाणा के समेत। ट्राई सिटी अपडेट में अब तक के लिए बस इतना ही। देश विदेश की हर खबर और जानकारी के लिए आप बने रहे पंजाब के CTV के साथ। हम फिर हाजिर होंगे ट्राई सिटी अपडेट लेकर। तब तक के लिए रमेश हांडा को पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। नमस्कार।